हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा प्रत्यक्ष आयुर्वेद क्लासेस की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। हम लोग आयु दीक्षा 3.0 न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथड की। हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ा हमने, ये आप मुझे खुद बताइएगा। हमने सीखा या नहीं सीखा, ये जरूर आप लोगों को समझ आएगा। हाँ, और उस सीखने से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये भी आपको समझ आएगा। तो रिसर्च मेथड की क्लास स्टार्ट करते हैं, या फिर रिसर्च मेथड की बातें स्टार्ट करते हैं, ये बोलना ज्यादा सही होगा। तो हम रिसर्च की क्लास स्टार्ट करने से साथ साथ एक डॉक्टर की जर्नी के बारे में देखेंगे। वो डॉक्टर हमारे डॉक्टर अन्वेषक, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च जर्नी को, बिल्कुल आप ही की तरह। ये एक बीएमएस फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है, इंटर्न स्टूडेंट है जो आपके अपनी रिसर्च जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। और उनके लिए भी रिसर्च एक नया है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है और उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी जर्नी के साथ वो स्टार्ट करते हैं, अपनी कुछ बुक्स से स्टार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली उनको एआई पीजीटी की भी तैयारी करनी है, तो उनपे डबल प्रेशर है। ड्यूटी शुरू हो गई है, इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, तैयारी भी करनी है एआई पीजीटी की, और डॉक्टर साहब भी बन गए हैं। इंटर्न्स में हम लोग एक वाइट एप्रन स्टेथोस्कोप के साथ हमेशा हॉस्पिटल में दिखते हैं, तो एक बड़े डॉक्टर की फीलिंग आती है। तो यही डॉक्टर अन्वेषक अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपने ये जर्नी स्टार्ट की, तभी उनके पास एक कॉल आता है उनके कजन का, जो बेंगलोर में सेटल है, और उनके फादर को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डायग्नोस हुआ। उस डिजीज के कारण उनको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चल रही हैं। तो अब ये जो इनके कजन हैं जो बेंगलोर में सेटल हैं, वो उनसे पूछते हैं कि मेरे फादर की जो मेडिसिन हैं, क्या मुझे उसमें आयुर्वेद लेना चाहिए? क्या जो वो आयुर्वेद मेडिसिन लेंगे तो उनके एंटीबायोटिक से कोई रिएक्शन होगा? तो ये उन्होंने डॉक्टर अन्वेषक को कॉल करके पूछा, और डॉक्टर अन्वेषक के पास एक क्वेश्चन आया, एक क्वेरी आई, जो उन्होंने उसके बारे में सर्च कर रहे थे। अब जैसे ही वो अपनी इस क्वेरी को देख रहे थे, तभी उनकी बहन का कॉल आया, उनकी सिस्टर का कॉल आया, और उन्होंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है जो पीसीओएस से बहुत परेशान है, और वो जैसे यूट्यूब देखती है तो उसको कुछ अलग सोल्यूशन मिलता है, जैसे कीटो डाइट्स, इंस्टाग्राम पे सीड साइकिलिंग के बारे में बोल रहे हैं। उसकी घर पे जो बड़े लोग हैं, दादी हैं, वो बोल रही है शतावर लीजिए। शतावरी हम बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में इसको शतावर बोला जाता है। बस शतावर लो, देखो तुम ठीक हो जाओगी। वो जिस डॉक्टर को कंसल्ट कर रही है, मॉडर्न डॉक्टर, वो उसको एडवाइस कर रहे हैं कुछ हार्मोनल थेरेपी, जिसके लिए वो थोड़ा डर रही है। फिर उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी सुना, और आयुर्वेद के बारे में भी उसने पता चला। अब इस क्वेरी के साथ उसने अपनी फ्रेंड को बोला, उसकी फ्रेंड ने डॉक्टर अन्वेषक को रीच किया, क्योंकि वो उसके भाई थे, कि आपको क्या लगता है आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है? इस तरह से डॉक्टर अन्वेषक अपनी रिसर्च जर्नी को चला ही रहे थे, तभी उनको कौन मिलता है, तभी उनकी जर्नी इस तरह से वो सर्च करते हैं। जैसे डॉक्टर अन्वेषक की जर्नी चल रही है, अब हम शुरू करते हैं उनकी जर्नी के साथ साथ अपनी जर्नी। उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपका क्वेश्चन है, आपने अश्वगंधा के बारे में आयुर्वेद में पढ़ा होगा, ये एक आयुर्वेद रसायन है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, डज अश्वगंधा रियली रिड्यूस स्ट्रेस? तो आप लोग मुझे अपना आंसर बताइए। मैं चैट में कुछ आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसमें ऑप्शंस हैं यस, नो, मे बी, डिपेंड्स। ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, यस, डिपेंड्स। ओके, एक भी नो नहीं आया है, एक भी मे बी नहीं आया है। मैक्सिमम ऑप्शंस जो आंसर्स आ रहे हैं यस और डिपेंड्स। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपकी रिसर्च जर्नी जहां से शुरू होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपने आंसर मुझे किया वो क्या था? एक एविडेंस था या फिर एक ओपिनियन था? आप मुझे आंसर कीजिए इन चैट बॉक्स। एविडेंस, ओपिनियन। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है वो एविडेंस है, कुछ लोगों को लगता है ओपिनियन है। किसी ने बहुत अच्छे से आंसर किया, दैट अश्वगंधा विद मिल्क कुड रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, वेरी गुड। तो एविडेंस और ओपिनियन दोनों ही आंसर आ रहे हैं, एविडेंस बेस्ड। वेरी गुड। तो जिसको लगता है कि ये एविडेंस बेस्ड है, तो मैं बोलूंगी नहीं, ये एक ओपिनियन है।
ये ओपिनियन इसलिए है क्योंकि इस पर अभी तक रिसर्च आपने नहीं की है। आपने जो अपना आंसर दिया है वो एक रिसर्च बेस पे नहीं दिया है, आपने अपने ओपिनियन बेस पे दिया है। ओपिनियन इसलिए क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, स्टडीज। दूसरा, आप बोल सकते हैं आपने उसका रिजल्ट देखा है, क्लिनिकली आपने उसको काम करते देखा है। तो ये दो ही रीजन होंगे जिसकी वजह से आपने ये आंसर मुझे किया कि यस, अश्वगंधा स्ट्रेस को कम कर सकता है। तो इन दो कारण की वजह से आपने मुझे दिया, इन दोनों में से कोई भी एक भी रिसर्च नहीं था। ये आपने स्टडीज हो सकती है, क्लिनिकल एक्सपोजर हो सकता है, बट रिसर्च नहीं है। रिसर्च नहीं है तो एविडेंस भी नहीं होगा। ये एक ओपिनियन था। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी रिसर्च जर्नी शुरू होती है कि जो आपको लगता है कि एविडेंस है वो एविडेंस नहीं है, वो आपको ओपिनियन है। इसको एविडेंस बनाने के लिए आपको रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी रिसर्च जर्नी थी। अब देखते हैं हमारे डॉक्टर अन्वेषक अपनी रिसर्च जर्नी में कहां तक पहुंचे। तो हमारे डॉक्टर अन्वेषक ने इस तैयारी के साथ, पढ़ाई के साथ अब अपना AIPGT क्लियर कर लिया और वो MD में पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई AIPGT अच्छी रैंक से क्लियर करने के लिए और MD में जाने के लिए। अब वो अपने फिजिशियन के साथ, कंसल्टेंट के साथ OPD ड्यूटीज कर रहे हैं। OPD में जब वो बैठते हैं कंसल्टेंट के साथ तो उनको दिखता है बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं उनके OPD में। कुछ पेशेंट आते हैं जो फिजिशियन से आके बोलते हैं, सर बहुत बहुत आराम है आपकी दवाई से, हम तो खुश हैं, हमारे लिए तो आप भगवान हैं, आप अगर देख लेते हैं, आप मेडिसिन लिख देते हैं, हम खुश हैं। और दूसरी तरफ कुछ पेशेंट आते हैं जो उसी कंसल्टेंट को बोलते हैं, सर 6 महीने से आपकी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई भी आराम नहीं हो रहा है, हम लोग तो परेशान हो गए हैं, हिम्मत हार गए हैं, आगे क्या करना है रास्ता दिखाइए। अब हमारे डॉक्टर अन्वेषक इस चीज को लेके थोड़े कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा है OPD में पेशेंट आ रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, कुछ को आराम होता है, कुछ को रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? अगर फिजिशियन एक है, मेडिसिन लिख रहे हैं, तो सबको रिस्पॉन्स आना चाहिए। उन्होंने इस अपने कंफ्यूजन को क्या सोचा कि यस, मुझे तो रिसर्च प्रॉब्लम मिल गया और मुझे तो MD में क्या करना है, एक थीसिस और सिनॉप्सिस भी देना है, सिनॉप्सिस के बाद थीसिस लिखना है, तो मुझे अपना रिसर्च प्रॉब्लम मिल गया। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम को लेके वो अपने टीचर्स के पास गए और कुछ सीनियर्स के पास गए। टीचर्स और सीनियर्स के पास जाने पे उनको अलग अलग आंसर्स मिले। किसी ने बोला हो सकता है फिजिशियन ने ठीक से देखा नहीं हो, कुछ सीनियर्स ने बोला अरे वो सर तो अच्छे से नहीं देखते, तुम दूसरी OPD में बैठना, उसमें ऐसा नहीं होगा। वो दूसरी OPD में भी बैठे लेकिन उनको वहां भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिला, पेशेंट्स का मिक्स्ड रिस्पॉन्स। तो अब अपने रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर अन्वेषक एकदम कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी उनकी मुलाकात, अब इस प्रॉब्लम के साथ जब वो लाइब्रेरी में बैठे थे तो उनको मिले डॉक्टर नियम। डॉक्टर नियम ने उनको कुछ रूल्स बताए। उन्होंने बोला, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे डॉक्टर, जो आप सोच रहे थे वो एक रिसर्च प्रॉब्लम है, बट एक रिसर्च नहीं है, इसलिए आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि आप प्रॉब्लम के थ्रू एक प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इस अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो एक रिसर्च प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जो शुरू होता है रिसर्च प्रॉब्लम से। रिसर्च प्रॉब्लम को आप सर्च करते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं और देखते हैं कि उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है। उस हाइपोथेसिस की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टडी डिजाइन चूज करके, स्टडी अपनी सेट करके, डेटा कलेक्शन के बाद उस डेटा का एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तब जाके हमें क्या मिलता है, एक कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं। जो आंसर आप खोज रहे हैं अपने टीचर्स और सीनियर्स के पास, वो ऐसे नहीं मिलेगा। एक रिसर्च प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तब आप उस आंसर तक पहुंचेंगे। तो डॉक्टर अन्वेषक ये डॉक्टर नियम से मिलके थोड़ा रिलैक्स हुए। उनको लगा चलो ठीक है, मुझे समझ तो आया कि मुझे आगे करना क्या है। अब इस तरह से उन्होंने रिसर्च प्रॉब्लम को अपना स्टार्ट किया तो उन्हें पता चला कि रिसर्च प्रॉब्लम शुड बेस्ड ऑन द फाइनर क्राइटेरिया। अब ये फाइनर क्राइटेरिया क्या होता है? फाइनर क्राइटेरिया इज F फॉर फिजिबल, I फॉर इंटरेस्टिंग,
N is novel, E ethical and R for reproducible. तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी प्रॉपर्टीज आपके रिसर्च प्रॉब्लम में होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है एक एक रिसर्च प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले फिजिबल। फिजिबल मतलब पॉसिबल है या नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसर्च, प्रैक्टिकली उस रिसर्च को करना कितना पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या पूछना है, डॉक्टर अन्वेषक ने क्या पूछा खुद से, आई कैन एक्चुअली डू दिस रिसर्च, क्या मैं इस रिसर्च को सच में कर सकता हूँ, कहीं मैं कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं सोच रहा जो जितना मुझे लिमिटेड टाइम है उसमें मैं उसको कंप्लीट ना कर पाऊं। तो ये क्वेरी उनके पास आई, तो उन्होंने इस क्वेरी के बेसिस में अपने रिसर्च प्रॉब्लम पे काम किया। फिर उन्होंने नेक्स्ट फाइनल क्राइटेरिया नेक्स्ट देखा, आई दैट इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, हाँ, इंटरेस्ट होना तो बहुत जरूरी है। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं बाकी लोगों को इंटरेस्ट से नहीं समझा पाऊंगा और उसके बाद तो मैं रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो क्या लोग सच में मेरे जो मैं सोच रहा हूँ उस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, डू पीपल केयर अबाउट दिस जो रिसर्च क्वेश्चन में सोच रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने नेक्स्ट पे मूव किया, नॉवेल, की नया, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सर्च कर रहा हूँ उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हो, तो मेरी 2-3 साल की पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने इसके लिए फिर से अपने कुछ आर्टिकल्स देखे और देखा कि क्या सच में तो ऐसा नहीं है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो हुआ है, या जो मैं सोच रहा हूँ वो नया जरूर होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ न्यू मुझे करना है। अब उसके बाद उन्होंने एथिकल कंसिडरेशन को देखा। एथिकल कंसिडरेशन ये बताता है कि जो हम कर रहे हैं वो सभी के लिए सेफ और सही है या नहीं, द रिसर्च प्रोसेस, द रिसर्च इंस्टीट्यूट, द रिसर्च होल थिंग शुड बी फेयर इनफ टू बी कंडक्टेड। तो ये इन्होंने सोचा और इसके बेसिस पे अपने रिसर्च प्रॉब्लम पे काम किया। फिर उन्होंने नेक्स्ट लास्ट फाइनल क्राइटेरिया दैट इज आर फॉर रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल मतलब जो काम मैं आज करूंगा उस काम को अगर 10 साल बाद भी कोई फिर से करेगा तो उसके रिजल्ट जो है मेरे रिजल्ट के समान ही आने चाहिए। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस आता है, कोई भी एम्बिग्विटी आती है, तो वो मेरे रिजल्ट पे एक क्वेरी जनरेट कर देगा। तो दैट मीन्स रिप्रोड्यूसिबल, रिपीटिशन विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। अब इस फाइनल क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए डॉक्टर अन्वेषक ने अपना एक नया रिसर्च प्रॉब्लम निकाला। अब वो अपना रिसर्च प्रॉब्लम क्या ढूंढते हैं कि फास्ट फूड कॉजेज ओबेसिटी, क्या फास्ट फूड खाने से ओबेसिटी होती है, ऐसा उन्होंने बोला। अब जैसे ही वो ऐसा सोच रहे थे उनकी फिर से एक डॉक्टर मिल जाते हैं, मिस्टर डाउट। मिस्टर डाउट से जब उन्होंने शेयर किया कि फास्ट फूड ओबेसिटी कॉज करते हैं, तो उन्होंने पूछा आपके पास प्रूफ क्या है, कैसे आप बोल रहे हैं कि फास्ट फूड से ओबेसिटी होती है। तो डॉक्टर अन्वेषक थोड़ा चुप हुए और फिर कुछ सोच के बोले कि मैंने देखा है ओपीडी में बहुत सारे ऐसे ओबीस पेशेंट आते हैं जिनकी हिस्ट्री में फास्ट फूड कंजप्शन की हिस्ट्री रहती है। तब डॉक्टर डाउट ने बोला कि अच्छा, तो मैंने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बहुत फास्ट फूड कंजप्शन करते हैं लेकिन फाइनली वो स्लिम रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेरी फिर से आ गई डॉक्टर अन्वेषक के मन में। तब डॉक्टर डाउट ने उन्हें बताया कि आप जो सोच रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम वो सही है, लेकिन आपको रिसर्च करने के लिए उसको दोनों तरह से सोचना पड़ेगा, उसकी हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी। एक होगी नल हाइपोथेसिस और एक होगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो आपने हाइपोथेसिस सोची फास्ट फूड कॉजेज ओबेसिटी, इसको हम सोचेंगे फास्ट फूड रिलेटेड टू ओबेसिटी। अब उस रिलेशन में नल हाइपोथेसिस मतलब नो रिलेशन, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब फास्ट फूड और ओबेसिटी में कुछ ना कुछ रिलेशन है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो हमें मिलता ही है। तो अब फिर डॉक्टर अन्वेषक फिर से लाइब्रेरी गए और हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने लगे। उन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में कुछ उनको पॉइंट्स मिले, तो उन्होंने देखा कि हाइपोथेसिस होता क्या है। तो आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू वर्किंग हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड क्लियरली। सबसे पहले उन्हें मिला कि लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको पहला काम करना है अपनी वर्किंग हाइपोथेसिस को क्लियरली लिखना है। तो ये तो वो कर ही रहे थे। अब it is a tentative assumption of work and need to be tested logically using different statistical tool.
इस हाइपोथेसिस को क्रिएट करके, फॉर्मुलेट करके हमें करना क्या है, इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करना है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल के हेल्प से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगा, आपका ओपिनियन, जो अभी आप लोगों ने मुझे बोला और उसको एविडेंस समझा। तो हमें उसको हाइपोथेसिस बनाना है तो उसको टेस्ट करना होगा डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से। तो अब ठीक है, उनको समझ आया कि ठीक है हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है। उसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन उन्हें मिली एग्जांपल से कि फास्ट फूड कंजप्शन कॉजेज ओबेसिटी, इट्स अ सिंपल रिसर्च हाइपोथेसिस। और अगर इसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स ऐड कर देते हैं जो कैलकुलेशंस को बता रहे हैं, जैसे द एवरेज रेट ऑफ ओबेसिटी इन फास्ट फूड कंज्यूमिंग पर्सन इज ग्रेटर देन इन नॉन फास्ट फूड कंज्यूमिंग पर्सन। तो इसमें हमने कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे, स्टैट्स के बेसिस पे हमने क्या याद किया, एवरेज रेट और ग्रेटर देन। ये कब आएगा एवरेज रेट, जब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे तभी हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो ठीक है, मैं अपने थीसिस के लिए एक रिसर्च हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेता हूं, ऐसा डॉक्टर अन्वेषक ने सोचा। अब उसमें मुझे दोनों तरह से क्रिएट करनी है, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए उन्होंने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की, a hypothesis that shows no difference is known as the null hypothesis। मतलब नो डिफरेंस हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस बोला जाएगा। नो डिफरेंस से क्या मतलब है, नो इफेक्ट या नो कोरिलेशन या जीरो इफेक्ट। साथ ही साथ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए अ पॉसिबल प्लॉसिबल हाइपोथेसिस व्हिच इज एक्सेप्टेड आफ्टर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। मतलब या तो कोई रिलेशन है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। नल, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फास्ट फूड कंजप्शन एंड ओबेसिटी। ऑल्टरनेट, देयर इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन। तो डॉक्टर अन्वेषक की हाइपोथेसिस तो बन गई। अब मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ काम है, आप लोगों को मुझे एक हाइपोथेसिस क्रिएट करके बताना है। तो आपका क्वेश्चन है, डज मोबाइल यूसेज एट नाइट अफेक्ट स्लीप क्वालिटी? आप अनम्यूट कीजिए और मुझे इसकी नल हाइपोथेसिस पहले क्रिएट करके बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी देन। No, mobile usage does not affect sleep quality. गुड, वेरी Mobile गुड, usage at night does not affect the sleep quality. करेक्ट। एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ दिस रिसर्च क्वेश्चन? Mobile usage at night affects the sleep quality. It ठीक है, may or may not affect sleep quality. मे और मे नॉट मे इफेक्ट, और मे नॉट नहीं, मे और मे नॉट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉट इफेक्ट आपका नल हाइपोथेसिस है। तो नाइट टाइम मोबाइल यूसेज डज नॉट अफेक्ट स्लीप क्वालिटी विल बी द नल हाइपोथेसिस, और नाइट टाइम मोबाइल यूसेज अफेक्ट स्लीप क्वालिटी। तो ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके लिए, जिन्होंने अभी ट्राई किया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है, डज योग रिड्यूस एंजाइटी इन स्टूडेंट्स? इसके लिए फिर से नल हाइपोथेसिस क्रिएट कीजिए। Yoga does not Yoga reduce does not anxiety in reduce students. Yoga does anxiety not in reduce students. anxiety in students. योगा डज नॉट रिड्यूस एंजाइटी इन स्टूडेंट्स ओके, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस? Yoga Anxiety in Reduces students. anxiety in students. reduce anxiety in students. ओके, Study of yoga in anxiety of students. Yoga Correct. effect. तो आप लोगों ने सही आंसर किया, नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे योगा डज नॉट रिड्यूस एंजाइटी, और योगा रिड्यूस एंजाइटी विल बी द अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ दिस रिसर्च क्वेश्चन। करेक्ट। अब आपको क्या लगता है, क्या योग सच में एंजाइटी रिड्यूस करता है? ये तो हाइपोथेसिस की बात थी, अब आपका मैं ओपिनियन जानना चाहती हूँ।
क्या लगता है अगर आप किसी को योग प्रेस्क्राइब करेंगे तो वो उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगा? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आपके इसी यस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि ये यस क्या था। तो मैं पहले टीम को रिक्वेस्ट करूंगी कि माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, तो हम डॉक्टर अन्वेषक की रिसर्च जर्नी पर थे। तो हमने देखा डॉक्टर अन्वेषक भी आपकी तरह अपनी रिसर्च जर्नी में आगे बढ़ गए हैं और पहुंच गए हैं बायस के पास। जैसे आपका बायस कहां से शुरू हुआ था? आपके यस के साथ। आपने बोला यस, योगा में रिड्यूस एंजाइटी। शायद कुछ लोगों ने मे भी नहीं बोला, योगा विल रिड्यूस एंजाइटी। तो ये जो आपका ओपिनियन है, जो आपके माइंड में पहले से सेट है, ये क्या है? बायस है। तो यही डॉक्टर अन्वेषक को भी मिला, बायस जो एक विलन की तरह काम करता है आपकी रिसर्च में, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता है। तो सबसे पहले तो बायस है क्या? दीज आर दी हिडन फैक्टर्स विच मे लीड टू दी इनएक्यूरेट रिजल्ट। इनएक्यूरेट रिसर्च रिजल्ट के लिए कुछ हिडन फैक्टर्स, जैसे जो डॉक्टर अन्वेषक की हाइपोथेसिस थी, जो फास्ट फूड और ओबेसिटी पे काम कर रही थी। तो डॉक्टर अन्वेषक के अकॉर्डिंग फास्ट फूड से ओबेसिटी बढ़नी चाहिए, डायरेक्ट कोरिलेशन, फास्ट फूड कंजप्शन बढ़ेगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी। तो पर क्या ओबेसिटी से रिलेटेड और भी फैक्टर्स हैं जो उन्हें अपने पेशेंट्स में देखने होंगे? जैसे कि उनका लाइफस्टाइल, उसके साथ ही साथ उनका स्ट्रेस लेवल, उसके साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर डॉक्टर अन्वेषक मिस कर देंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो करेक्ट नहीं होगा या फिर मिसलीडिंग होगा। तो एक रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी, मतलब जैसा हमें मिला वैसा ही प्रेजेंट करना, दैट रिड्यूसेस द बायस। अब हमें अगर मिलता है कि फास्ट फूड कंजप्शन इज रिलेटेड टू ओबेसिटी बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, हो सकता है फास्ट फूड कंजप्शन से कुछ पेशेंट्स में ओबेसिटी ज्यादा इंक्रीज होती है, कुछ में कम होती है, या फिर फास्ट फूड के साथ अगर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होती है तब जाके ओबेसिटी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे बायस हैं रिसर्च में जो हमें देखने होंगे और उनको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना होगा। तो ये भी डॉक्टर बायस ने इनको मिलके इनको हेल्प किया और अन्वेषक को इस यहाँ पे भी अपनी अच्छी रिसर्च करने का मौका मिल गया। अब बायस के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या आता है समझ में? अब उनको चाहिए कुछ सैंपल, कुछ पॉपुलेशन, एक सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन उनका पूरा ओबीज पेशेंट, और सैंपल क्या होगा? उसका एक यूनिट होगा। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ पहले, कि अगर आप चाय बना रहे हो तो आपको चाय टेस्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें से आप एक चम्मच या फिर एक सिप चाय टेस्ट करेंगे, आप पूरा कप चाय पी के चाय टेस्ट नहीं करेंगे। तो जो पूरा कप था चाय का वो क्या था? आपका पॉपुलेशन, और जो आपने उसमें से टेस्ट किया वो क्या था? सैंपल, जो आपने टेस्ट किया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जो आप टेस्ट कर रहे हो वो इस कप में से ही लिया जाना चाहिए। तो सैंपल के लिए भी यही जरूरी है, सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अभी रिसेंटली एक रील बहुत फेमस हुई है, आपने देखा होगा कि कोई फीमेल या कोई मेल कुकिंग कर रहे हैं, मैगी कुछ या कुछ भी बनाते हैं, और वो उसमें अपनी स्पून से नमक टेस्ट करते हैं, और नमक टेस्ट करते हुए उनको नमक कम लगता है तो वो नमक उस पॉट में जिसमें बना रहे हैं, कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं, लेकिन जिस चम्मच से टेस्ट कर रहे हैं उसको इस कढ़ाई से नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए वो करेक्ट सॉल्ट उसका मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो this is the very important characteristic of sample, that it should be the representative of the population.
अब डॉक्टर अन्वेषक की टर्म्स में समझें तो जो ओबीज पेशेंट वो अपनी स्टडी में रजिस्टर करेंगे, अगर उन पे उनको रिजल्ट मिल रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड के, पूरी इंडिया के ओबीज पेशेंट पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये एक सैंपल और पॉपुलेशन की बात हुई। अब उन्होंने सैंपल साइज कैलकुलेट कराया यूजिंग सम फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ अ स्टैटिस्टिशियन, और वो किस पे बेस होता है, प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज जो हम ले रहे हैं या कोई भी कंडीशन एंड अवेलेबल लिटरेचर, उसके बेसिस पे उन्होंने सैंपल साइज कैलकुलेट कराया। अब इससे खुशी खुशी डॉक्टर अन्वेषक आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको रास्ते में मिलती है एक मैम जिनका नाम था डेटा देवी। डेटा देवी उनको बोलती हैं, नो डेटा मतलब नो रिसर्च। कहाँ है तुम्हारे पास डेटा? क्या बोलते हो कि ओबीज और फास्ट फूड का क्या रिलेशन है? मुझे तो नंबर्स चाहिए, मुझे तो वैल्यूज चाहिए। तो ये डेटा देवी ने बोला कि इनके बिना मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगी, मुझे सबसे पहले नंबर्स, वैल्यूज कुछ चाहिए, उनके बेसिस पे ही मैं तुम्हारी रिसर्च को अप्रूव करूंगी। तो डॉक्टर अन्वेषक लग गए पेशेंट से डेटा लेने में, डिटेल लेने में, डाइट हिस्ट्री लेने में, अपने आउटकम मेजर्स जैसे कि ओबेसिटी के लिए उन्होंने बीएमआई रखा, या फिर पेशेंट का हो सकता है लिपिड प्रोफाइल भी उन्होंने कराया हो। तो इस तरह से वो अपने डेटा को कलेक्ट करने में लग गए। अब जब उनका डेटा कलेक्ट हो गया तो डॉक्टर अन्वेषक को कुछ रिजल्ट मिला। रिजल्ट देख के डॉक्टर अन्वेषक बहुत खुश हैं। उन्हें लगा कि जो मैंने सोचा था, उनको एक न्यू इंसाइट मिली कि ट्रुथ में डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। जो मैंने सोचा था कि ओबेसिटी और फास्ट फूड का कैसा रिलेशन होगा, कि बस फास्ट फूड से ही ओबेसिटी हो रही है, वैसा मुझे नहीं मिला। बहुत सारे फैक्टर्स मिले जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। इवन अगर पर्सन फिजिकली एक्टिव है तो फास्ट फूड कंजप्शन के बाद भी ओबेसिटी नहीं हो रही। तो इस रिजल्ट से डॉक्टर अन्वेषक को एक न्यू इंसाइट मिला और समझ आया कि रिसर्च इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द ट्रुथ, इट इज नॉट अबाउट विनिंग। मुझे जीतना नहीं था कि मैंने सोच लिया कि डायरेक्ट कोरिलेशन है फास्ट फूड और ओबेसिटी में तो वैसा ही आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो रिसर्च इज अबाउट डिस्कवरिंग द रियलिटी। तो ये सब सोच के डॉक्टर अन्वेषक बहुत खुश हैं। अब ये तो थी डॉक्टर अन्वेषक की स्टोरी या डॉक्टर अन्वेषक की रिसर्च जर्नी, जो हमने एक स्टोरी की तरह पढ़ी। अब डॉक्टर अन्वेषक को भी अपनी स्टोरी को सबको समझाना है। जो उन्होंने रिसर्च किया उसको उन्हें वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट करना है, जिससे सबको पता चले कि हाँ, हमने आयुर्वेद से रिलेटेड या कोई भी रिसर्च हमने परफॉर्म की। तो अब उनको क्या करना है, अपने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोरी टेलिंग की स्ट्रक्चर देनी है। अपने उसके लिए क्या चाहिए, एक इमरैड फॉर्मेट चाहिए। इमरैड इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। आई इज इंट्रोडक्शन, मेथड, M result for R and D is discussion। अगर इस फॉर्मेट में मैं अपनी पूरी रिसर्च जर्नी को लिख दूंगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, रिसर्च पेपर। एक रिसर्च पेपर के लिए मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए एक साइंटिफिक फॉर्मेट चाहिए जो इमरैड है, और वो एक रिसर्च पेपर का फॉर्मेट होगा। इस तरह से डॉक्टर अन्वेषक ने क्रिएट किया अपने रिसर्च आर्टिकल को on the basis of introduction, method, result and discussion। तो डॉक्टर अन्वेषक सक्सेस हुए अपनी रिसर्च जर्नी में, जिसमें उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन तक लेकर गए। कंक्लूजन उन्हें मिला, रिसर्च इज आस्किंग राइट क्वेश्चन, इट इज द सिस्टमेटिक मेथड। हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उसको सिस्टमेटिक मेथड में पूछेंगे तो वो आपको एक रिसर्च का फॉर्म मिलेगा। इस तरह से डॉक्टर अन्वेषक की रिसर्च जर्नी खत्म हुई और हमने रिसर्च के बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। इसके साथ रिसर्च की डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो अक्सर बुक्स में मिलेगी। क्या है रिसर्च? रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डिलिजेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यू नॉलेज। यही सब तो डॉक्टर अन्वेषक को जब मिस्टर डॉक्टर रूल मिले थे, उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि रिसर्च क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, जिस थ्रू डिलिजेंट सर्च, इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंटेशन जो
हम फॉलो करते हैं। साथ ही दूसरी डेफिनेशन क्या है, रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च। ये भी समझ आ गया था डॉक्टर अन्वेषक को बिना यहाँ से पढ़े, सिर्फ अपनी जर्नी से। फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन नॉलेज। ये भी डॉक्टर अन्वेषक अपने एक्सपीरियंस से समझ गए थे, और डॉक्टर अन्वेषक के एक्सपीरियंस से हम सब। तो लास्ट एक डेफिनेशन जो क्लेवॉर्ड बुडी ने दिया है रिसर्च का, इसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं, जैसे रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, सजेस्टेड सॉल्यूशन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएटिंग डेटा, मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स। तो इन्होंने वही 4 पॉइंट्स अपनी रिसर्च की डेफिनेशन में इंक्लूड किए हैं जो डॉक्टर रूल ने डॉक्टर अन्वेषक को बताए थे। And at last, carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis. तो ठीक है, डॉक्टर अन्वेषक ने डॉक्टर रूल से और डॉक्टर अन्वेषक की जर्नी से हमने रिसर्च की ये सभी डेफिनेशंस समझ ली और अब यहाँ से पढ़ ली। इसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिसर्च की जो हमने समझी, जैसे रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम के फाइनल क्राइटेरिया को जब पढ़ा था तभी समझ लिया था। एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमने बायस को वहां पे कंसिडर किया था। लॉजिकल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ओरिजिनलिटी, ये भी डॉक्टर बायस ने हमें बता दिया था। रिपोर्टिंग के लिए हमें एमरैड फॉर्मेट के बारे में पता चला था। देन पेशेंस, हाँ, डॉक्टर अन्वेषक ने बहुत पेशेंस रखा, ये उनकी रिसर्च जर्नी से हमने सीखा कि पेशेंस भी एक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है, और बायस को अवॉइड करना। इस तरह से हमने रिसर्च और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। ये एक रिसर्च की छोटी सी हमने स्टोरी पढ़ी। देखते हैं क्या ये स्टोरी सच में एक एजुकेशन का पार्ट हो सकती है, मतलब क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आप ही लोग बताइएगा मुझे। मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो एआईपीजीटी अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइपोथेसिस इन रिसर्च। मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से इसका आंसर चाहिए। Statement that can be tested. Statement that can be tested. Statements that can be tested. Statement B. that can be tested, option B. ओके, तो आपने बोला ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं एआईपीजीटी ने क्या आंसर दिया था। ऑप्शन बी तो सही है। हमने अपनी रिसर्च जर्नी से ये क्वेश्चन एआईपीजीटी 2025 मतलब लास्ट ईयर का ही एक रिसर्च का क्वेश्चन सही किया। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एआईपीजीटी 2022 में आया है। इन साइंटिफिक राइटिंग द टर्म इमरैड स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे जो बहुत कंफ्यूजिंग थे। D. ठीक है, गुड। Option थोड़ा D. सोच के और थोड़ा रुक के आंसर करेंगे कि क्योंकि गलत ना हो। Introduction, method, result and discussion. वेरी गुड, ये सही आंसर है। आंसर डी ही इसका गया था। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी कहानी से रिसर्च के कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए जहां से एआईपीजीटी के क्वेश्चंस आए हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। Yes, ma'am.